मेरा मुद्दा अगर आप पूछेंगे तो हमेशा विकास का रहता है। आपने देखा होगा कि गए 5 साल में जितना विकास मेरा भाईंदर में लास्ट 3 इयर्स पहले 2 साल तो वैसे कोरोना था, ऐसा कुछ ज़्यादा काम करने का स्कोप नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने करीब-करीब 2200 करोड़ के काम मीरा भाईंदर शहर में लाए। 1000 करोड़ के सीसी रोड हुए, 516 करोड़ की पानी की पाइपलाइन का काम हुआ, 185 करोड़ का एसटीपी प्लांट का काम हुआ, 137 करोड़ का एकमात्र टाटा के बाद अगर हॉस्पिटल बन रहा है कैंसर का, वो हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ। ऐसे इतने सारे काम आज इस शहर में हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लास्ट 10 सालों में जितने काम नहीं हुए, वो लास्ट 3 साल में हमने वो काम करके दिखाए। तो मुझे वो समर्थन जब यानी जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे काम यहाँ बीजेपी मुझे सपोर्ट, लोकल बीजेपी अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो यस मैंने ज़रूर शिवसेना और आघाड़ी को समर्थन दिया था ताकि शहर का कुछ काम मैं कर सकूँ। और मैं काफ़ी काम कर भी पाई, लेकिन उसके बाद जब वापस सत्ता पलट हो गया, तब बीजेपी के ही नेता देवेंद्र जी ने मुझे बुलाकर उन्होंने गुवाहाटी भेजा था ये कह के कि भाई अगली बार हम आप ही का कंसिडरेशन लेंगे टिकट के लिए और आप अभी गुवाहाटी जाके हमें समर्थन दीजिए। और मैंने खुशी-खुशी उनको समर्थन दिया था। जो भी योजनाएँ आई हैं, कोई किसी एक अमुक जाति के लिए आई है, नहीं, वो इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आई है। बहुत छोटे स्केल पे जब अगर मैं इस शहर का उदाहरण दूँ, तो क्या मैंने कोई जाति आधारित विकास के काम किए हैं? जी नहीं। रोड हर एक एरिया में बने हैं। ऐसा कोई एरिया बाकी नहीं रखा कि ये उनका एरिया है तो वहाँ नहीं बनेगा सो कॉल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह एक समान रूप से काम करने की मैंने कोशिश की है। मेरे पास आपको एग्ज़ाम के लिए बता दूँ तो ये आधार कार्ड के लिए फॉर्म आते हैं। मैंने उसमें कभी जाति देख के साइन नहीं की। जो भी फॉर्म आते हैं मैं साइन करती हूँ। ये एक उदाहरण है कि जब काम करना होता है किसी आमदार को, तो काम करना होता है, वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं करता है। ठाणे जिले के मीरा भाईंदर शहर से विधायक गीता जैन जी इस वक्त मौजूद है। लेकिन जो मौसम है, जो वातावरण है, वो राजनीतिक हो चुका है। चूंकि विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये बताइए कि किस तरह से तैयारी चल रही है। और चूंकि 2019 में आप निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, अब 2024 में सामने परिस्थितियां अलग हैं, चुनौतियां भी सामने अलग है, तो किस तरह से और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? हर एक वो जो इच्छुक होता है चुनाव के लिए लड़ने के लिए, वो सभी अभी से तैयारी में जुट जाते हैं और तैयारी हर एक की तरफ से होती है, वैसे ही मेरी तरफ से भी हुई है। हम बूथ वाइज़ इस तरह से कैसे क्या होगा, कौन से बूथ पे हम लास्ट टाइम वीक थे, उसे कैसे सुधारा जाए, इन सब कामों का जायज़ा लेना हमारा शुरू है। और कार्यकर्ता को वापस से उत्साहित करके उन्हें काम पे लगाना, उन्हें वापस अपनी ज़िम्मेदारी सौंपना, ये काम अब हमने शुरू कर दिया है। और ये अमूमन मुझे लगता है कि हर एक वो उम्मीदवार जो इच्छुक है, उन्होंने ये जो प्राइमरी चीज़ें हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं। मेरा मुद्दा अगर आप पूछेंगे तो हमेशा विकास का रहता है। आपने देखा होगा कि गए 5 साल में जितना विकास मीरा भाईंदर में लास्ट 3 इयर्स पहले 2 साल तो वैसे कोरोना था, ऐसा कुछ ज़्यादा काम करने का स्कोप नहीं था। लेकिन उसके बाद हमने करीब-करीब 2200 करोड़ के काम मीरा भाईंदर शहर में लाए। 1000 करोड़ के सीसी रोड हुए, 516 करोड़ की पानी की पाइपलाइन का काम हुआ, 185 करोड़ का एसटीपी प्लांट का काम हुआ, 137 करोड़ का एकमात्र टाटा के बाद अगर हॉस्पिटल बन रहा है कैंसर का, वो हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ। ऐसे इतने सारे काम आज इस शहर में हुए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि लास्ट 10 सालों में जितने काम नहीं हुए, वो लास्ट 3 साल में हमने वो काम करके दिखाए। तो मुझे लगता है कि जनता को ये सब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा है कि इतना विकसित शहर हुआ है। मेट्रो अपनी गति से आगे बढ़ रही है, उसका काम शुरू है ही, जेटी चालू हो गई है, कोर्ट अब बहुत जल्दी चालू होने जा रहा है, मेट्रो काशीगांव तक हमारे फरवरी में चालू होने के आसार हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फिर भी मुझे लगता है कि और होने चाहिए। स्कूल्स का एक बहुत बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ है, हालाँकि मैंने 6 स्कूल डिजिटलाइज़ेशन कराया है गवर्नमेंट के स्कूलों को, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि बहुत कम, हमें सभी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को कॉर्पोरेशन की या सरकारी स्कूलों में जाने के लिए झिझक ना हो। वैसी प्रणाली मैं यहाँ लाना चाहती हूँ।
और बहुत जल्दी इस पे भी काम करेंगे। शहर का विकास यूजुअली होता है उसके इंफ्रा से। नया डीपी प्लान आ रहा है, उसमें और क्या आरक्षण होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि अब जब यहाँ इतने सारी बड़ी बस्ती है तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे प्रयत्न हैं। मैंने उत्तन में कुछ ज़मीन को ये भी कोशिश करी है कि वो मिल जाए तो वहाँ मेडिकल कॉलेज और एक अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ बाकी के कोर्सेज़ हो, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। उन्हें हर बार ट्रेन से या कोई भी व्हीकल से बाहर कॉलेज पढ़ने जाना पड़ता है, जो बहुत टायरिंग है। तो ऐसे टेक्निकल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। वो कैसे यहाँ ला सकती हूँ, उस पे काम करना है। तो ये सब काम काफ़ी अभी बच्चों के लिए, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक ही है, लेकिन इतनी बड़ी बस्ती में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी नहीं है, वो करना है। अभी हमारा लिंक रोड चालू हो रहा है, कोस्टल रोड यहाँ तक आने की बातें हैं, तो वो सब फॉलो अप करके कैसे शहर ज़्यादा विकसित हो, उसके लिए ये विकास का मुद्दा लेके हम अगले चुनाव में जाएंगे। कि ही पार्टी के कुछ लोग आपके ऊपर सवाल दाग रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। 2019 में आपने विपक्ष चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने शिवसेना ज्वाइन किया, फिर बीजेपी। तो ये जो नाव पर आप जिस नाव पर सवार हैं उस पर तो जाहिर सी बात है सवाल तो लाजमी है। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार खुले मंच में मेरे साथ डिबेट करे। वो अपने काम गिनाए, मैं अपने काम गिनाने को तैयार हूँ। आरोप लगाना ये विरोधियों का काम है, गलत नरेशन सेट करना ये भी विरोधियों का काम है। और जब विरोधी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जैसे अभी अभी मैंने आपको एक मुद्दा निकाला था कि उनकी एक छोटी सी ज़मीन में वो अपने हस्तांतरण नहीं कर रहे, उसकी वजह से मेट्रो का काम रुका है, और ये मैंने बिल्कुल कागजात के साथ साबित कर दिया। कुछ समय पहले हम गए थे जहाँ टाँकी पानी का, जो यहाँ 516 करोड़ सूर्या वाटर के लिए जो योजना लाने के लिए हमने इंटरनल पाइपलाइन और टाँकी के लिए फंड लाया है, चेना में एक टाँकी बन रही है जहाँ पूरा का पूरा पानी वहाँ आएगा। वो टाँकी का काम उन्होंने रुकवाया था क्योंकि जहाँ से जा रहे थे वो रोड थोड़ा सा उनकी ज़मीन थी। उसी के बाजू में एक एडवोकेट है जिनका भाईंदर से लेना देना नहीं, उन्होंने अपने यहाँ से ट्रक ले जाने के लिए कहा कि आप बिल्कुल ले जाइए, ये शहर के भले के लिए काम है। तो क्या ऐसे लोगों को वापस आना चाहिए सत्ता में? यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि शहर के लिए जो अपनी इन छोटी सी ज़मीनों के लिए अड़ के बैठे और इतने बड़े बड़े विकास के कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें सत्ता में आने का हक है क्या? और देखिए, विरोधियों, मैंने फिर कहा, लगाएंगे आरोप। आप कहते हैं कि पहले शिवसेना में गई, आपको करेक्ट कर दूं कि एक अपक्ष उम्मीदवार किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता, उसे समर्थन ही देना होता है। और वो समर्थन जब यानी जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे काम यहाँ बीजेपी मुझे सपोर्ट, लोकल बीजेपी अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो यस, मैंने ज़रूर शिवसेना और उन आघाड़ी को समर्थन दिया था ताकि शहर का कुछ काम मैं कर सकूं, और मैं काफ़ी काम कर भी पाई। लेकिन उसके बाद जब वापस सत्ता पलट हो गया, तब बीजेपी के ही नेता देवेंद्र जी ने मुझे बुलाकर, उन्होंने गुवाहाटी भेजा था ये कह के कि भाई अगली बार हम आप ही का कंसिडरेशन लेंगे टिकट के लिए, और आप अभी गुवाहाटी जाके हमें समर्थन दीजिए। और मैंने खुशी खुशी उनको समर्थन दिया था। तो ये बेबुनियाद बातें इसलिए है कि जब विरोधी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं या उनको जब लगता है कि अब शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा पार्टी की तरफ से, तब ऐसी गलत अफवाहें फैलाना उनका काम है, और जो वो कर रहे हैं। लेकिन गीता जी, पिछले 2 ढाई सालों में हमने महाराष्ट्र की राजनीति में देखी, जो विधायक है वो दल बदल देते हैं, पार्टी बदल जाता है, झंडा बदल जाता है। अब जो जनता का विश्वास होता है वो विधायकों के ऊपर से उठ चुका है। ये पूरे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि मीरा भाईंदर की जनता जो है क्या आपके साथ खड़ी है? क्योंकि दल बदल की कहानी या उस पक्ष में जाना या समर्थन देना, ये सारी घटनाएं तो आपके साथ भी घटित हुई हैं। मैं वही कहती हूँ, समय के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं। जब हमें ये दिखता है कि हमारा यहाँ समर्थन देने से हमारे शहर का भला होगा, एक विधायक जो भी इस तरह के काम करता है, हमेशा उसके माइंड में ये रहता है कि क्या करने से इस शहर का ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कर पाए। और वैसे वैसे निर्णय समय के साथ उनको लेने पड़ते हैं, और जो भी निर्णय होते हैं वो शहर के हित में होते हैं, लोगों के हित में होते हैं। क्योंकि ये सब करने से उन्हें पर्सनली कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हम जो भी निर्णय समय समय पर, जब हमारी मजबूरी होती है और हमें लेने पड़ते हैं, वो हम शहर के और लोगों के हित के लिए लेते हैं।
आपको लगता है कि क्या महाराष्ट्र में जिस पक्ष को आपने समर्थन दिया, जिस महायुति को आपने समर्थन दिया, उसकी सरकार दोबारा आएगी आपको लगता है? क्योंकि लोकसभा में हमने जो तस्वीर देखी उसके बाद हर कोई हर किसी के मन में सवाल है कि शायद इस बार महाविकास आघाड़ी सरकार बना सकती है, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं, मैं आपको फिर कहूँगी कि तब एक गलत नैरेटिव सेट किया गया था और गलत बातों के सर पैर नहीं होते, वो ज़्यादा नहीं टिकती। अब लोगों को वो मालूम पड़ गया है, ये जो षड्यंत्र है वो मालूम पड़ गया है। अब लोगों को महाविकास आघाड़ी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और कुछ ऐसी योजनाएं हमारे सरकार ने की है, लाडली बहन कहिए, मुख्यमंत्री उद्योजक योजना कहिए, वयोश्री कहिए, शेतकरियों के लिए कहिए, यानी सब लोकहित में इतनी सारी योजनाएं इन 3 सालों में शिंदे फडणवीस सरकार ने की है कि मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा इस गवर्नमेंट पे है और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि वापस बाकी के 5 साल लोग इन्हें ही अपनी पसंदगी पे रखेंगे और ज़रूर से इसी का राज आएगा। अच्छा, और जो दल हैं जिसमें आपके सहयोगी दल जिसमें शिवसेना, वो भी नज़रें गड़ाई रखी है। तो ऐसे में किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक भविष्य देख रही हैं आप? क्योंकि और भी 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके विधायक यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं और अपनी नज़र गड़ाएँ कि शायद टिकट मिल जाए। तो इस माहौल को किस तरह देते हैं कि आपसी मतभेद जो है ये भी तो यहाँ पे शुरू हो रहा है? देखिए, जो निर्णय वरिष्ठों ने लेना है उस निर्णय के बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। पर जो भी निर्णय होगा मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि हित में ही होगा। और मैंने फिर कहा कि जब चुनाव आता है तब इच्छुकों की यादी लंबी होते जाती है और इच्छा रखना, उसके लिए कोशिश करना, मैं कोई उसमें कोई गैर नहीं समझती। वो हर एक अपनी कोशिश और अपनी इच्छा ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन गीता जी, एक और सवाल है कि क्या जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल कर रही है, 2024 की लोकसभा में हमने देखा, क्या उसी रथ पर आप भी सवार हैं कि क्योंकि जो जनता है, ये विधानसभा चुनाव है, कामों को गिनती है, चेहरा नहीं देखती है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर जो है वो आपको इस्तेमाल करना होगा? क्या उसका उपयोग करेंगे, या उससे दूर रहेंगे थोड़ा? देखिए, मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकता, कोई उपयोग नहीं करेंगे। मैं फिर कहती हूँ, हाँ, अगर उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हम वो हमारे उसमें गिनाएंगे कि ये अच्छे काम ज़रूर हुए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि हिंदुत्व, देखिए ये धर्म का मुद्दा राजनीति में आता ही नहीं है। मुझे लगता है हम जिस सनातन धर्म की बात करते हैं उसने सभी धर्मों को समान सम्मान देने की बात करी है। और ये जो अभी जो पोलराइजेशन चल रहा है वो विरोधियों की एक की हुई साजिश है। मैं तो कहूँगी कि इस तरह की साजिश भी ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। लोगों को ये साजिश का भी पता पड़ा है और मुझे देखिए, आप एक पोलराइजेशन का ये जो कितना खोखला है वो मैं बताती हूँ। क्या लाडली बहनों में किसी मुस्लिम बहन का फॉर्म नकारा गया? नहीं नकारा गया। जो भी योजनाएं आई है, कोई किसी एक अमुक जाति के लिए आई है? नहीं, वो इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आई है। बहुत छोटे स्केल पे जब अगर मैं इस शहर का उदाहरण दूं, तो क्या मैंने कोई जाति आधारित विकास के काम किए हैं? जी नहीं। रोड हर एक एरिया में बने हैं, ऐसा कोई एरिया बाकी नहीं रखा कि ये उनका एरिया है तो वहाँ नहीं बनेगा, सो कॉल्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह एक समान रूप से काम करने की मैंने कोशिश की है। मेरे पास, आपको एग्ज़ाम के लिए बता दूं, तो ये आधार कार्ड के लिए फॉर्म आते हैं, मैंने उसमें कभी जाति देख के साइन नहीं की। जो भी फॉर्म आते हैं मैं साइन करती हूँ। ये एक उदाहरण है कि जब काम करना होता है किसी आमदार को, तो काम करना होता है, वो किसी एक जाति के लिए काम नहीं करता है, वो शहर के सभी लोगों के लिए काम करता है। उत्तर में कोળી समाज रहता है, उसके बाद हमारे जो भूमिपुत्र है, उसके बाद हमारे मारवाड़ी, गुजराती, ये सब लोग हैं, उसके बाद सभी धर्म के जाति के लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में यहाँ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो साउथ के हो, लेकिन सभी जाति धर्म के लोग हैं और उनको जब जब जैसा जैसा काम चाहिए तब तब हमने किया है। अभी मेरी सर्वधर्म स्मशान भूमि के लिए मैं जो कोशिश कर रही थी कि उत्तर में वो पास हो जाए, उसका 37 होके आया है और वो आरक्षित हो गई है। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कलेक्टर से वो ज़मीन हैंडओवर की रही है, वो ज़रूर थोड़े दिनों में हो जाएगी। तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ क्यों सर्वधर्म के लिए ले रही हूँ। तो जब एक एमएलए, एक आमदार विकास काम करता है तो वो शहर के विकास के लिए काम करता है, सभी लोगों के विकास के लिए काम करता है, किसी जाति या धर्म के लिए नहीं करता।
प्रदेश में चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी ये ट्रम्प कार्ड खेला था कि लाडली बहन की शुरुआत की, पैसे भेजे, चुनाव जीत गए। आपको लगता है महाराष्ट्र में भी ये पैटर्न दोहरानी, क्योंकि चुनाव से ऐन वक्त पहले इस योजना की शुरुआत की जाती है, लाडली बहन हो चाहे लाडला भाई हो। तो क्या आपको लगता है कि एमपी पैटर्न के तहत महाराष्ट्र में चुनाव जीता जाएगा, क्या फिर इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी लहर में है तो उसी तरह से आप भी निकल जाएंगे, या महाराष्ट्र सरकार निकल जाएगी आपको लगता है, या फिर वो जो आप हम कह रहे हैं कि क्या एमपी में जिस तरह से चुनाव जीतेंगे उसी तर्ज पे जीतेंगे? देखिए, मैंने ये कहा कि चुनाव ज़रूर जीतेंगे। अब आपने कहा ये ट्रम्प कार्ड है। नहीं, ये भावना है हमारे सरकार की। महिलाओं के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, कुछ उनको उनके हाथ में भी कोई ऐसी निधि आए जिससे वो अपने मनपसंद खर्चे कर सके। वो एक भावना है यहाँ के सरकार की, जो उन्होंने व्यक्त की है और उन्होंने कोशिश करके हर एक को जिनको नीड है, यानी उन्होंने एक क्लास रखा है, उस क्लास को जिसको ये 1500 रुपये भी मायने रखते हैं, वो 1500 रुपये देने की कोशिश की है। कुछ युवकों को जिसको रोज़गार देने की कोशिश की है, वो उनमें काफ़ी सफलता से वो भी योजना चल रही है। वयोश्री योजना में हमारे वृद्ध सभी लोगों को, सब ये कान की मशीन हो या दूसरी मशीन हो, वो सब देने की जो योजना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। उसे आप ट्रम्प कार्ड ना कहें, उसे सरकार की ये प्रयत्न है कि हमारे लोगों तक हम कैसे पहुंच सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा कैसे दे सके, सहूलियत कैसे दे सके, ये उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए, उसको ऐसे ट्रम्प कार्ड जैसे नाम मत दीजिए। तो ये बहुत सुंदर जो भावना है हमारी सरकार की, उससे लोग बहुत खुश हैं और इस खुशी का नतीजा ही जीत में होने वाला है। दिनों में घटनाएं घटी महिलाओं के साथ, जो यौन शोषण हो चाहे रेप के मामले हो, उस पर विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर पर, और गृह मंत्री के उस पर एक सवाल खड़े कर रहे थे। इसे किस तरह से देखते हैं? क्या होती हैं, बिल्कुल। हर एक के समय कुछ न कुछ घटनाएँ होती है। उसके लिए सरकार ज़िम्मेदार नहीं होती, उसके लिए वैसी मनोवृत्ति के लोग ज़िम्मेदार होते हैं। सरकार का काम ये है कि उन्हें कड़क से कड़क शिक्षा दी जाए ताकि दूसरे लोग ये नहीं कर पाएँ, और मुझे लगता है बड़ी सफलता से सरकार ने इसमें सफलता पाई है। कल का न्यूज़ देखिए आप, बदलापुर के बाकी के जो 2 लोग फरार थे उसे भी पकड़ा गया। पहले विरोधी पक्ष भले ही उसे एनकाउंटर कहे, लेकिन मैं इसे भगवान का न्याय कहूँगी। वो भी हुआ है, और बाकी सभी जो ऐसे करने वाले हैं उनको कड़क से कड़क सज़ा मिली हुई है, और भी कैसे उस चीज़ को सुधारा जाए उसके लिए सरकार प्रयत्नशील है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम इसमें सफलता भी। चुनाव अगर आप जीत जाती हैं दोबारा, अगर आपकी जनता आपको मौका देती है सेवा करने का, नया क्या मेरा भांजा शहर वासियों के लिए लेके आएँ? क्योंकि ऑलरेडी तो विकास तो ठीक है होते रहा है, उसके अलावा बहुत सारी इशू हैं जो आपसी युद्ध हों जो राजनीतिक दलों में, उससे कैसे यहाँ की जनता को उबारेंगी, और नया क्या कुछ अगले 5 साल 2029 तक अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो क्या आपके मन में है? इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं देना चाहती हूँ, लेकिन प्रमुख चीज़ों के लिए मैं कह दूँ, सबसे पहले बहुत अच्छा शिक्षण। बहुत अच्छा शिक्षण, यहाँ का हर बच्चा बहुत अच्छा शिक्षण पाए, और उसके लिए उसे बहुत सारे पैसे नहीं देने पड़े, यानी अफोर्डेबल शिक्षण और अच्छा शिक्षण, वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। मैंने अभी कहा जैसे कॉलेजेस यहाँ बहुत कम है लोक संख्या के हिसाब से, उसे देने का मेरा प्रयत्न रहेगा। तीसरी चीज़ है, महिलाओं के लिए कुछ ऐसे विशेष हम योजनाएं ला पाए कि उनको उससे ज़रूर फ़ायदा हो। अभी अभी हमारे पूर्व विधायक ने कहा कि महिलाओं को किचन में ही होना चाहिए। मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी रह के हमारे यहाँ की सभी महिलाएं कैसे सशक्त बने, ये देखना मेरा काम है। चाहे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस हो, उन्हें कोई रोज़गार चालू करना है, उसके लिए मदद है। अभी बहुत छोटे पैमाने पे मैंने वो शुरू किया है और मैं काफ़ी हद तक सफल भी रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इससे और दायरा बढ़ा के उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग है, उनका एक सॉल्यूशन लाया है। मैंने ये भी प्रस्ताव रखा है कि पुरानी जो सिंगल बिल्डिंग है, जो क्लस्टर में नहीं जा सकती, जो किसी से नहीं कर सकती, उनकी एफएसआई वहाँ सिक्योर की जाए, जो ज़्यादा वापरी भी है पर उनको उतनी ही एफएसआई मिले, उसकी अश्योरेंस चाहिए। मार्जिन का मामले की वजह से अगर कोई बिल्डिंग अटकती है रीडेवलपमेंट में, उसे सॉल्व किया जाए। रीडेवलपमेंट के लिए एक बहुत अनछुआ मुद्दा है यूएलसी और स्टेट इन्वेस्टमेंट। मैं चाहती हूँ उससे भी हमारी पुरानी बिल्डिंगों को निजात मिले ताकि उनका रीडेवलपमेंट आसानी से हो सके। तो शहर का इंफ्रा
जो मुद्दा रीडेवलपमेंट का बहुत बड़ा हमारे सामने है वो पानी बिल्कुल अभी मुद्दा है, लेकिन फ़रवरी मार्च तक सूर्या का पानी आ जाएगा, इसलिए वो मुझे नए सिरे से कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेट्रो आगे बढ़ रही है, वो भी हमें नए सिरे से बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये शहर अब कोस्टल रोड उतरेगा, लिंक रोड बन रहा है और फेरी चालू हो गई है। मेरी कोशिश ये रहेगी, हालाँकि मैंने ये प्रस्ताव भी रख दिया था, फेरी मुंबई तक कैसे लेके जाए, ताकि मुंबई की ये जो ट्रैफ़िक है, और सबसे बड़ा मुद्दा होगा वैसे तो टोल 26 में उठ ही रहा है, लेकिन उसे वापस कम से कम नहीं लागू किया जाए। अब की बार ऐसे एग्रीमेंट बने थे कि हम उसको रिवर्स नहीं कर पाए, लेकिन जब 2026 में टोल का समय समाप्त होता है, तब वापस टोल नहीं लगे, ये देखने की भी ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी।